Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम टीजीटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका रीस्टार्ट है और जिसमें हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, जिसको हमने एमएच अब्राहम की लिटरेरी टर्म्स की बुक से और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स से तैयार किया गया है। और लिटरेरी टर्म्स पर ये वीडियो 7 है, जिसमें फ्रॉम बी लेटर के जो टर्म हैं उनको पढ़ेंगे। बैरॉक, बीट राइटर्स, ब्लूम्सबरी ग्रुप, बम्बास्ट और बॉल्डराइज क्या होती हैं। और बैरॉक पर और बीट राइटर्स पर क्वेश्चन ऑलरेडी टीजीटी में पूछे जा चुके हैं। पहले बैरॉक की बात करें तो बैरॉक पे जो प्रश्न आया है वो यही आया है, व्हाट इज़ बैरॉक। तो बैरॉक इज़ एन एक्सेंट्रिक और लेविशली ऑर्नेट स्टाइल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो ऑर्नेट स्टाइल है उसको ये बैरॉक कहा गया है। और बैरॉक टर्म जो है स्पेनिश और पुर्तगाली लैंग्वेज में इसका मीनिंग है अ पर्ल दैट इज रफ एंड इरेगुलर इन शेप, कि ऐसा मोती जिसका शेप इरेगुलर है और रफ है। तो कहने का अर्थ है कोई भी स्टाइल जो इरेगुलर है और रफ है और एक्सेंट्रिक तौर पर बहुत ज़्यादा सजावट में यूज की गई है, तो उस स्टाइल को बैरॉक कहा गया है। और इसकी जो डेफिनेशन है, द वर्ड बैरॉक केम टू बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एनीथिंग इरेगुलर, स्ट्रेंज और अदरवाइज डिपार्टिंग फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड प्रोपोर्शंस, यानी कि एक ऐसी ऑर्नेट स्टाइल जो इरेगुलर है, अलग प्रकार की यानी कि विचित्र है, और जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ प्रोपोर्शंस यानी कि जो समानुपात के रूल्स हैं उससे अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर लें, कैसे, जैसे यहाँ देखिए, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, फिर एक और रेक्टेंगल बनाया, फिर एक और रेक्टेंगल बनाया, फिर एक और रेक्टेंगल बनाया। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, एक समान तौर पर कोई पैटर्न का यूज कर रहे हैं। फिर हमने सर्किल यूज किया, फिर सर्किल यूज किया, फिर सर्किल, फिर हमने रेक्टेंगल यूज किया, फिर रेक्टेंगल। तो ये जो एक प्रकार का एक पैटर्न है और रेगुलर है, एक अनुपात में है कोई चीज़, अगर इनको करीने से सजा दिया जाए तो ये रेगुलर पैटर्न बन जाएगा। लेकिन बैरॉक क्या है, बैरॉक में सपोज करो हमने रेक्टेंगल लिया, कहीं हमने कुछ और चीज़ कर दी, कहीं कुछ और कर दिया, यानी कि अलग प्रकार से एक स्ट्रेंज तौर पर उसको सजाने की स्टाइल जो है वो आपकी बैरॉक है। It developed in Italy at the beginning of the 17th century, इनकी 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बैरॉक स्टाइल का यूज हुआ। और जैसे कि सजावट के तौर पर है तो उतना हम लिटरेचर में सजावट के तौर पर शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जितना कि स्कल्पचर में कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो टर्म है, The term is used more precisely in music and in art history, architecture, sculpture, painting than it is in literary history। यानी कि लिटरेचर में इसका उतना यूज नहीं हुआ है उतना जितना कि आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में और पेंटिंग में इसका यूज हुआ है। और लिटरेचर की बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल है जॉर्ज हर्बर्ट की पोइम है द वर्ल्ड। बहुत सुंदर लाइन्स हैं। लव बुल्ट अ स्टेटली हाउस वेयर फॉर्च्यून केम,
यानी प्यार ने एक आलीशान घर बनाया, बहुत शानदार घर बनाया, जहाँ पर किस्मत आई। एंड स्पिनिंग फैंसीज, और घूमती हुई कल्पनाएं आईं। शी वॉज हर टू से, कल्पनाओं को ये कहते हुए सुना गया, दैट हर फाइन कॉबवेब्स डिड सपोर्ट द फ्रेम, कि कल्पनाओं के जो मकड़ी के जाले हैं वो पूरे घर के फ्रेम को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ सजावट में आपने क्या किया है, मकड़ी के जालों तक का यूज कर लिया गया है। वेयर एज दे वर सपोर्टेड बाई द सेम, जहाँ जहाँ भी उनकी जरूरत पड़ी उसी तरह उनको सजाया गया। बट विजडम क्विकली स्वेप्ट देम ऑल अवे, लेकिन ज्ञान इन सब चीज़ों को बुहार कर ले गया, यानी कि शीघ्र ही इन सबको बुद्धि ने दूर कर दिया। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि जो बैरॉक स्टाइल है, इफ वी टॉक इन लिटरेचर, तो अलग प्रकार के सजावटी शब्दों का यूज करना है, किस किस प्रकार से हम घर को सजा सकते हैं। ऐसे ही आर्किटेक्चर में और आर्ट में उसका प्रयोग करें तो भी अलग प्रकार से उनको सजाना होता है। फोटो आप गूगल पे देख सकते हैं, आपको स्टाइल समझ में आ जाएगी। दूसरा प्रश्न बीट राइटर्स पर आया था टीजीटी 2013 में। इस समय 13 में आया था कि बीट राइटर्स जो पोइट और नॉवलिस्ट हैं ये किस एज के हैं, किस समय के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन था 1950s, यानी कि 1950 का दशक। बीट राइटर्स आइडेंटिफाइज a loose knit group of poets and novelists writing in the second half of the 1950s and early 1960s, यानी कि सेकेंड हाफ 1950 के दशक का और 1960 के दशक का जो है शुरुआती समय जो है बीट राइटर्स का था। पहले बीट राइटर्स क्या थे, इनका अगर अर्थ को बात पढ़ें तो बीट जो शब्द को इन्होंने अर्थ लिया है वो है बीटन डाउन से। बीटन डाउन को मतलब पिटे हुए लोग, और बियरी या थके हुए लोग। तो ये किस बात से थके थे और किस बात से पिटे हुए थे वो है बीटन डाउन और बियरी बाय द ऑप्रेसिव कल्चर ऑफ द टाइम। जो उस समय की कल्चर थी, उस समय की टेंडेंसीज थी, लिटरेरी मोरल और लिटरेरी वैल्यूज़ थी, उन चीज़ों से ये जो राइटर्स थे वो बीटन डाउन थे, यानी कि पिटे हुए थे, थके हुए थे। तो उस एस्टैब्लिश्ड कल्चर को दीज पोइट्स एंड नॉवलिस्ट वांट टू एबलिश, उनको समाप्त करना चाहते थे, उसके विरोध में लिखना चाहते थे। तो नेचुरल है दे शेयर्ड अ सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, इन्होंने सोशल एटीट्यूड्स का ऐसा सेटअप प्रस्तुत किया जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, एंटी पॉलिटिकल था, एंटी इंटेलेक्चुअल था, और अपोज्ड में था जो प्रिवेलिंग कल्चर, लिटरेरी एंड मोरल वैल्यूज़ थी। यानी कि जो एस्टैब्लिश्ड सोसाइटी की पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल टेंडेंसीज थी, या जो इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी थी, उनके विरोध में इन्होंने लिखना शुरू किया। एंड फेवर्ड ऑफ अनफेटर्ड सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, और ये चाहते थे कि अपने आप को एक्सप्रेस करना और अपने आप को रियलाइजेशन करना जिसमें कोई भी प्रकार की फैटर्स ना हो, किसी प्रकार की बेड़ियां ना हो, ये स्वच्छंद रूप से लिखना चाहते थे। अगला है बीट राइटर्स ऑफन परफॉर्म्ड इन कॉफी हाउसेस एंड अदर पब्लिक प्लेसेस टू अकम्पनीमेंट ऑफ ड्रम और जाज म्यूजिक। तो ये अपने जो सेटअप इन्होंने
अपने रूल्स सेटअप किए थे उसको ये कॉफ़ी हाउसेस में और दूसरे पब्लिक स्पेसेस में ढोल धमाकों के साथ सुनाया करते थे। इसमें जो ग्रुप थे एलन गिन्सबर्ग, ग्रेगरी कोर्सो, लॉरेंस फर्लिंगेटी, ये आपके पोइट्स हैं, जिसमें एलन गिन्सबर्ग को मेन पोइट माना जाता है और नॉवेलिस्ट में विलियम बोरॉक्स एंड जैक कोरक, ये दो हैं। अब बात करते हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो ब्लूम्सबरी जो है एक जगह है। ब्लूम्सबरी आ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट इन सेंट्रल लंदन, इन सेंट्रल लंदन का रिहायशी इलाका बोलते हैं, जहाँ लोग रहते हैं। तो वहाँ के लोगों का ग्रुप था जिसमें राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे और अदर इंटेलेक्चुअल लोग थे, इनका ग्रुप था। और ये ग्रुप जो है 1905 के आसपास बनना शुरू हुआ और ये फिलॉसफिकल और आर्ट के मुद्दों पर बात करते थे। और इसके मेंबर्स की बात करें तो ये अपोज द नैरो पोस्ट विक्टोरियन रेस्ट्रिक्शंस, यानी विक्टोरियन जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे पोइट्स ने, उनके विरोध में इन्होंने लिखना शुरू किया। मेंबर्स में वर्जीनिया वुल्फ का नाम प्रमुख तौर पर आता है, E.M. फॉरेस्टर, डंकन ग्रांट आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट रहे हैं, वेनेसा बेल ये भी आर्टिस्ट रही हैं। इनका उद्देश्य क्या था? तो ब्लूम्सबरी ग्रुप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन वॉज द फोकस एंड सपोर्ट इट गेव टू यंग आर्टिस्ट। तो इसने जो इस ग्रुप ने नए नए आर्टिस्ट को उभारना चालू किया था। अब हम बम्बास्ट की बात करते हैं। देखिए, बम्बास्ट शब्द का बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन बम्बास्ट शब्द का अर्थ आ सकता है। बम्बास्ट का मीनिंग होता है शब्दाडंबर। शब्दाडंबर इस शब्द का अर्थ होता है शब्दों का आडंबर। तो बम्बास्ट डिनोट्स अ बर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन दैट इज पेटेंटली डिसप्रोपोर्शंस टू द मैटर दैट इज सिग्निफाइज। देखिए क्या होता है, पोइम क्या होती है? पोइम में एक बीट होती है, इनके अप्स एंड डाउन जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का सीक्वेंस होता है पोइम, उसी को वर्स बोलते हैं। और बम्बास्ट का मतलब है कोई शब्द तेज, कोई धीमा, और कहने का मतलब है एक प्रोपोर्शंस में नहीं होते, डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं ये, यानी कि कभी इतना बड़ा, कभी ऐसा, कभी इतना बड़ा, कभी ऐसा, यानी डिसप्रोपोर्शंस में होते हैं। तो शब्दों के बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब समझ, एग्जाम्पल देखिए, आइसक्रीम फॉर आइसक्रीम, एवरीबडी लव्स आइसक्रीम, आइसक्रीम फॉर आइसक्रीम, आई लव जिम्नास्टिक बैलेंसिंग ऑन द बीम एंड स्विंगिंग ऑन द बार्स। किसी भी तरह से ये लयबद्ध नहीं है और बस शब्दों को थोड़ा तेज और थोड़ा सा धीमे बोल करके तुकबंदी मिलाई गई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बम्बास्ट है। और बम्बास्ट का यूज जो है, बम्बास्ट इज फ्रीक्वेंटली कंपोनेंट इन द हीरोइक ड्रामा ऑफ द लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी। यानी कि 17th और अर्ली 18th सेंचुरी में इसका यूज हुआ था। अब बम्बास्ट समझ गए होंगे, जब भी कोई डायलॉग बोलता है, अपने नौटंकियों में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन शब्दों का प्रयोग होता है, तुकबंदी मिलाने का, और ताकि लोगों को हंसी प्रकार से आए और दूसरा जो बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थ्रो में जाए लोगों के पास। अगला है बॉल्डराइज। देखिए, बॉल्डराइज जो शब्द है इसका मतलब है आपका छटाई करना या एडिटिंग करना। तो बॉल्डराइज जिसने विलियम शेक्सपियर के प्लेज को
एडिट किया ताकि वो घर में परिवार के साथ देखे जा सकें और सुने जा सकें, तो यानी कि परिवार के देखने योग्य बने। तो जो आपके एरोटिक शब्द थे और दूसरे जो सेक्सुअल शब्द थे उनको इन्होंने निकाल कर बाहर कर दिया। तो वॉल्टराइज का अर्थ क्या है? वॉल्टराइज टू डिलीट फ्रॉम एन एडिशन ऑफ ए लिटरेरी वर्क पैसेज कंसीडर्ड बाय द एडिटर टू बी इंडिसेंट और इनडेलिकेट, यानी कि जो इंडिसेंट समझे जाते हैं सोसाइटी के लिए, जो परिवार में लोगों के साथ बैठकर जिनको ना देखा सुना जा सके, तो ऐसे लिटरेरी पैसेजेस को लिटरेरी वर्क से डिलीट कर देना ताकि वो परिवार के साथ देखने के लिए उपयुक्त बन सकें। तो वॉल्टराइज जो राइटर जो थे, एडिटर, इनका नाम है रिवरेंड थॉमस वॉल्डर। इन्हीं के नाम पर इस टर्म का नाम पड़ा। हु टाइडिड अप his family Shakespeare in 1818 by omitting, as he put it, whatever is unfit to be read by gentlemen in a company of ladies, यानी कि उस पैसेज को, उस वर्ड को, उस हिस्से को एडिट कर देना जो कि कंपनी ऑफ लेडीज़ यानी कि महिलाओं की संगति में ना देखा जा सके, उसको छटाई कर देना ताकि लोगों के देखने को उपयुक्त बन जाए। तो इस टर्म जो है रिवरेंड थॉमस वॉल्डर के नाम पे पड़े। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।